हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। बात करें हम एसपी लेसन्स की, तो एसपी लेसन्स पे हमारी काफ़ी सारी क्लासेस हैं, जैसे हिस्ट्री की हैं, ज्योग्राफी की हैं, पॉलिटी की हैं और रेलवे एनटीपीसी के भी बहुत सारे सॉल्यूशन वहाँ पे डले हुए हैं। इसके साथ साथ मैथ के सॉल्यूशन भी वहाँ पे बहुत सारे डले हुए हैं। रेलवे के डले हुए मैथ की कुछ सीरीज भी डली हुई है। रीजनिंग की क्लासेज भी वहाँ पे डली हुई है। इसके अलावा आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स की क्लासेस भी वहाँ पे डली हुई है। तो जो अपना ये लेसन है, इस पे आपको सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। सिर्फ आपसे एक ही फीस ली जा रही है, वो क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो सेशन आपको अच्छा लगे उसको और भी ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री का। लास्ट सेशन की अगर हम बात करें तो हमने क्या किया था, हमने बलबन और बलबन के उत्तराधिकारियों को आगे किया था और बलबन की हत्या और मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके दो उत्तराधिकारी आते हैं, दोनों की भी हत्या कर दी जाती है एक दूसरे के अलावा। उसके बाद क्यूमर शासक बढ़ता है और क्यूमर्स की हत्या करता है जलालुद्दीन खिलजी, उसका ही अपना सेनापति। और वो सेनापति जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, एक नए वंश के साथ गद्दी पे बैठता है। वो वंश कौन सा था, वो वंश था खिलजी वंश। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी खिलजी वंश को। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए इसको, जो जो लाइव है, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो बात करते हैं हम किसकी आज, खिलजी डायनेस्टी की। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज। खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो जो खिलजी वंश था, इसकी स्थापना कब होती है जी, इसकी स्थापना होती है जी 1290 में। और ये कब तक रहता है जी, ये रहता है जी 1320 तक। 1290 में शुरुआत और कब तक रहता है जी, 1320 तक ये रहता है। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो फटाफट से ध्यान दे लीजिए। खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी और फिर आता है मुबारक शाह खिलजी, जिसे मुबारक शाह रंगीला भी कहते हैं, जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो उसके बाद खिलजी वंश का क्या हो जाता है, स्पाया हो जाता है और एक नया वंश सामने उभर के आता है, कौन सा, तुगलक वंश। तो हम अब स्टार्ट करते हैं ज्यादा वेट न करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम किससे, जलालुद्दीन खिलजी से, फाउंडर ऑफ खिलजी वंश। तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी। स्थापना की थी इसने खिलजी वंश की कब, 1290 में। और कब तक शासन किया इसने, 1296 तक। कब तक शासन करता है, 1290 से 1296 तक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आया, जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है। क्या पूछा जा रहा है, वास्तविक नाम पूछा जा रहा है जी। वास्तविक नाम क्या है, मलिक फिरोज। क्या नाम है जी, मलिक फिरोज। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो जलालुद्दीन खिलजी था शासक कब बनता है, 1290 से 1296 तक। जलालुद्दीन खिलजी कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने स्थापना कैसे की खिलजी वंश की, क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है खिलजी वंश के नाम से। 1290 से 1296 तक शासन करता है। जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम था जी मलिक फिरोज। अब बात की जाए यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी जब ये शासक बनता है तो ये सारी क्रूर नीतियां छोड़ देता है और बड़े ही शांति से क्या करता है, ये अपना जीवन यापन करता है। अब शांति से जीवन यापन करता है तो इसके दरबार में क्या होते हैं, दरबारियों के द्वारा सबसे ज्यादा विद्रोह होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके ही शासनकाल में दरबारी क्या करते हैं, सबसे ज्यादा विद्रोह करते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये सहज शून्यता के शासन पे अभियान पे चलने लगा, अब ये धार्मिक नीतियों पे चलने लगा, अब
ये युद्ध नीति में इतना वैल्यू नहीं रखता। तो होता क्या है कि इसके साम्राज्य में जैसे जैसे कोई भी अपराध करता है तो उसको जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी के पास यानी कि सुल्तान के पास पेश किया जाता है तो सुल्तान क्या करता है, उनसे क्या करता है, एक वचन लेता है, उनको कहता है कि आप वचन दे दीजिए मुझे, आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे। यानी कि उनसे माफी मंगवाता है, वो माफी मांग लेते हैं और जैसे ही वो माफी मांगते हैं उसके बाद दूसरी बार वो क्या करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे विद्रोह इसके भड़कने लगे। इसकी दूसरी तरफ बलबन को देखें, अगर उसके साम्राज्य में कोई हल्की सी भी गलती कर दे तो उसकी सजा क्या है, सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसलिए उसने राजदों के सिद्धांत पे फोकस किया। लेकिन इसने राजदों के सिद्धांत पे फोकस नहीं किया, तो इसने क्या किया जी, इसने सहिष्णुता से शासन चलाया, इसने धार्मिक नीतियों से शासन चलाया, इसने युद्ध नीति में विश्वास नहीं किया। तो सबसे ज्यादा क्या होने लगे, विद्रोह बढ़ने लगे। और 3 विद्रोह सबसे फेमस है किस किस के, अब देख लेते हैं। मलिक छज्जू का विद्रोह, पहला ही विद्रोह कौन सा है, मलिक छज्जू का विद्रोह। जो भी इसके विद्रोह होते हैं इसके ही सहयोगियों के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद ताजुद्दीन कुच्ची का विद्रोह, उसके बाद तीसरा व्यक्ति कौन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहा ये तीसरा, सिद्दी मोला कावत। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिद्दी मोला कावत। 3 व्यक्तियों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी, कौन कौन, ताजुद्दीन कुच्ची का विद्रोह, मलिक छज्जू का विद्रोह और सिद्दी मोला का विद्रोह। बात की जाए यहाँ पे सिद्दी मोला की, सिद्दी मोला कौन था जी, सिद्दी मोला एक संत था जी। कौन था सिद्दी मोला, एक सूफी संत था जी। तो सिद्दी मोला जो सूफी संत था, अगर इसकी हम बात करें तो इस सिद्दी मोला का काम क्या है, संतों का काम क्या होता है, संतों का काम होता है जी आशीर्वाद देना। अब कोई भी जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह करता है तो ये सूफी संत क्या करता है, उसको आशीर्वाद देता है कि जी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब आशीर्वाद उसके साथ है तो आशीर्वाद उसको दिया और उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ। अब सुल्तान के खिलाफ उसने विद्रोह कर दिया। तो अब आगे बात क्या बढ़ती है, आगे देख लीजिए। जैसे ही विद्रोह होता है तो बहुत सारे विद्रोह हुए किसके पास, जलालुद्दीन खिलजी के पास। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी क्या हो गया, इससे भाई साहब खफा हो गया। खफा मतलब क्या है, अब ये चाहता है जलालुद्दीन खिलजी कि इस व्यक्ति का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो इसका क्या करता है जलालुद्दीन खिलजी, इस सिद्दी मोला की करवाता है हत्या। सिद्दी मोला वध हम पढ़ रहे हैं, सिद्दी मोला की हत्या करवाता है। और हत्या भी कैसे करवाता है, इसको डाल देता है जी हाथियों के बीच। पॉइंट ये नोट करने वाला है कि सिद्दी मोला की हत्या कैसे करवाई, बड़े निर्दयी तरीके से इसकी हत्या करवाई जाती है। कैसे, हाथियों के नीचे इसको डाल दिया जाता है, किसको, सिद्दी मोला के। और हाथियों के पैरों तले कुचलने के कारण क्या हो जाती है, सिद्दी मोला की मृत्यु हो जाती है। और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, जलालुद्दीन खिलजी की लाइफ का कलंक क्या पूछता है, कलंक पूछता है कि वो कलंक कौन सा है। तो कलंक है ये सिद्दी मोला की हत्या। क्या है, जलालुद्दीन खिलजी की लाइफ का, जीवन का क्या है, एक कलंक रहता है। मलिक छज्जू विद्रोह करता है, विद्रोह को दबा दिया जाता है, बाद में मलिक छज्जू इससे माफी मांग लेता है। ताजुद्दीन कुच्ची की अगर हम बात करें, इसने एक बार क्या किया, शराब के नशे में क्या किया, शराब के नशे में एक बार में बैठा हुआ, बड़े आराम से पैक सैक ले रहा है, 1-2 बियर ले रखी है। और अब 1-2 बियर लेके अब ये क्या करता है जी, एक पैक हल्का हल्का लिए जा रहा है। और पैक लेते लेते इसने कहा कि जो जलालुद्दीन खिलजी है उसकी तो मैं ना एक तलवार के साथ गर्दन काट सकता हूँ, उसके लिए तो मुझे ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। जब ये बात बोली गई ताजुद्दीन कुच्ची के द्वारा
तो यहाँ पे परिणाम क्या निकले, इस बात का पता चलता है, किसको पता चलता है इस बात का, इस बात का पता चलता है जी किसको, जलालुद्दीन खिलजी को। कौन बताता है जी, उसको बताता है गुप्तचर। जलालुद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला, किसके द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा पता चला कि जी ताजुद्दीन कुची आपके बारे में ऐसा ऐसा कहता है। तो अब देख लीजिए क्या होता है जी, परिणाम क्या रहे, ताजुद्दीन कुची पे अटैक करवाया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि भाई उसको गिरफ्तार करके लेके आओ, जो मुझे एक बार में ही मारना चाहता है। अब यहाँ पे बात हुई, तो ताजुद्दीन कुची को गिरफ्तार किया जाता है जी, एक बार में मारने की बात यहाँ पे चली हुई है। तो अब हम आगे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही ताजुद्दीन कुची को कहां पे लेके आते हैं, दरबार के अंदर लेके आते हैं, जलालुद्दीन खिलजी देखता है कि इन दोनों के बीच जब प्रतिस्पर्धा हुई थी इनके सैनिकों के बीच, तो उस प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ, उस प्रतिस्पर्धा में यह हुआ जी, जो ताजुद्दीन कुची था खून में लथपथ था, कीचड़ में कपड़े डले हुए हैं, धूल में लटपट है। तो अब यहां पे जब जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी ताजुद्दीन कुची को देखता है, तो ताजुद्दीन कुची क्या, ओ सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है जी, परेशान हो जाता है इसकी दशा देखकर कि यार ऐसा भी कोई बंदे के साथ करता है, इतना भी कोई मारता है क्या, जिससे बेचारा खून में लथपथ है, बेड़िया पैरों में डली हुई है। तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है, हृदय पिघल जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी ताजुद्दीन कुची को तलवार देते हुए कहता है कि तुम्हारी इच्छा है मुझे मारने की, लो तलवार उठाओ और मेरी हत्या कर दो। अगर आपके मन को शांति मिलती है तो आप मेरी हत्या कर दीजिए। लेकिन ताजुद्दीन कुची जलालुद्दीन की ये खिलजी की जब ये बात सुनता है, तो ताजुद्दीन कुची का भी हृदय पिघल जाता है और ताजुद्दीन कुची माफी मांगता है, किससे, जलालुद्दीन खिलजी से। यहां पे माफी मांगी जाती है। उसके बाद फिर बात करते हैं मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू के विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसका कोई विद्रोह इतना खास नहीं है, कोई पूछा नहीं जाता। सिर्फ एक मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था, इसने कोशिश की थी क्या, सिंहासन को पाने की, लेकिन इसके विद्रोह को दबा दिया गया था। तो तीन इंपोर्टेंट विद्रोह थे, मलिक छज्जू, ताजुद्दीन कुची और सिद्दी मोला। सूफी संत सिद्दी मोला था जो, इसकी अगर हम बात करें तो यह आशीर्वाद देता था। यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी परेशान होता है, हाथियों को नीचे डलवाता है, इसकी हत्या हो जाती है हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने के कारण। और यही क्या मिलता है जलालुद्दीन खिलजी का लाइफ का सबसे बड़ा क्या होता है जी, कलंक होता है। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर है, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद भी अगर जो इसको रिकॉर्डेड वीडियो देखता है बार बार, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दे दिया जाए, कमेंट कर दीजिए कि ताकि हम आने वाली क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन करवा सकें। अब देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के कुछ अभियानों के बारे में। और इसके अभियानों पे हम चर्चा करेंगे जी कि कौन कौन से इसके इंपोर्टेंट अभियान थे। तो बात की जाए 1292 की जी, कब की बात की जाए जी, 1292 की हम बात करेंगे सबसे पहले। बारह सौ बानवे के अंदर जलालुद्दीन खिलजी एक अभियान चलाता है, कहां पे, रणथंभौर पर। कहां पर अभियान चलाता है जी, रणथंभौर पर 1292 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने क्या चलाया है, एक अभियान चलाया जी। और बात करें यहां पे रणथंभौर का शासक कौन है, रणथंभौर का शासक है जी हमीर देव। कौन है रणथंभौर का शासक, रणथंभौर का शासक है जी हमीर देव। अब यहां पे हम हमीर देव की अगर बात करें, हमीर देव पे चर्चा करें, तो हमीर देव रणथंभौर का शासक है। जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पे अटैक करता है, तो हमीर देव क्या करता है, अपने किले का दरवाजा बंद कर लेता है जी। क्या कर लेता है, अपने किले का दरवाजा बंद कर लेता है जी। अब दरवाजा बंद कर दिया और लॉक कर दिया, और वहां पे पहुंच गया कौन, जलालुद्दीन खिलजी। टाइम लग गया जी 6 माह का, कितना टाइम लग गया जी, 6 माह का लगभग टाइम लग गया जी यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, 6 माह का टाइम तो लगा, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये जी कि
6 माह के बाद भी हमीर देव ने अपने किले का दरवाजा नहीं खोला और जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक यहाँ पर चढ़ाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि किला एक पहाड़ी के ऊपर था। जैसे सैनिक ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमीर देव के सैनिकों के द्वारा उनको पत्थर मारे जाते हैं और ऊंचाई से जब पत्थर नीचे आते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जिस भी सैनिक को वो लगेगा वहीं पर सैनिक क्या हो जाता है, ढेर हो जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने कोशिश बहुत की लेकिन क्या रहा, नाकामयाब रहा। अब 6 माह के बाद अब जलालुद्दीन खिलजी ने विचार किया कि जी मैं ऐसे तो यहाँ पे अपने बहुत सारे सैनिकों को गवा दूंगा, इससे अच्छा मैं क्या करूं, वापस दिल्ली लौट चलूं। अब दिल्ली का सुल्तान अगर वैसे ही वापस लौट चला तो क्या हो जाएगी जी, समस्या हो जाएगी। ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, सुल्तान बिना युद्ध किए वापस आ गया, सुल्तान बिना युद्ध करे ही वापस लौट गया, ये मेरी क्या होगी, नाकामयाबी होगी, मेरी ये सबसे बड़ी हार होगी। तो जलालुद्दीन खिलजी इस हार को न मानते हुए इस रणथंभौर किले की तुलना करता है किसके साथ, पांव में पड़ी एक जुत्ती के समान। क्या करता है, पांव में पड़ी एक जुत्ती के समान इसकी तुलना करता है जी। कैसे कैसे अगर बात करें, यहां पे एग्जांपल देता है जी, देखो जो मेरा एक सैनिक है ना उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, किससे, इस किले से, कि इस रणथंभौर के किले की है ना जो कीमत है ना मेरे सैनिक के एक बाल के बराबर है। तो मैं अपने सैनिकों का अपमान नहीं कर सकता, मैं अपने सैनिकों को मरवा नहीं सकता, इस किले से तो बहुत ज्यादा कीमत है उनकी। इस किले को तो मैं क्या समझता हूं, अपने पांव की जूती के समान समझता हूं। देखो यहां पे इसने क्या कहा, इस रणथंभौर के किले को तो मैं अपनी पांव की जूती के समान समझता हूं जी। ये बात कही किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। किसके लिए कही, रणथंभौर के किले के लिए। और एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा रणथंभौर के किले की तुलना किसके साथ की गई है, तो ये किसके साथ की गई है जी, ये जुत्ती के साथ की गई है। पांव में पड़ी एक जुत्ती के समान क्या कर दी, तुलना कर दी। और यहां से जलालुद्दीन खिलजी क्या कर जाता है जी, वापिस लौट जाता है। उसके बाद बात करें हम 1292 की, कब की बात करते हैं, 1292 की हम बात करेंगे। 1292 में चंगेज के पुत्र उल्ग खां क्या करता है जी, अटैक करते हैं, मंगोल क्या करते हैं, भारत पे अटैक करते हैं। 1292 में मंगोल अटैक। मंगोल क्या करते हैं जी, आक्रमण करते हैं, कब, 1292 में। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो बड़ा ही यहाँ पे पावरफुल शासक सिद्ध हुआ। इसने क्या किया, 4000, क्या किया जी, 4000 मंगोलों को कैद कर लिया जी। क्या कर लिया, 4000 मंगोलों को कैद कर लिया जी। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले और कुछ एक बुक भी होंगी जिसमें इस विद्रोह की जो तारीख मिलेगी वो मिलेगी जी 1296। 4000 की जगह जो मिलेगी वो मिलेगी जी 2000। मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक है, मैं ना ये कहता कि ये मेरे वाला ठीक है, मैं ये कहता हूं कि जी जिसको जो ठीक लगे। इनका सोल्यूशन एक है, प्रीवियस ईयर उठाओ, उसमें देखो कि कौन सा सही और कौन सा गलत। तो यहां पे क्या होता है, 4000 मंगोलों को कैद कर लिया जाता है, किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 4000 मंगोलों को कैद किया गया और इनको क्या करवाया जाता है जी, इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, इस्लाम धर्म स्वीकार करवा लिया जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी इनकी क्या करवाता है, भारत में ही जी शादियां करवाता है। पहले तो क्या किया, 4000 मंगोलों को कैद किया, उसके बाद इस्लाम धर्म इनसे क्या करवाता है, स्वीकार करवाता है। दूसरी तरफ इनकी क्या करता है, शादी करवाता है। और तीसरा कार्य इनके लिए क्या करता है जी, इनके लिए एक शहर बसाता है, एक नगरी बसाता है। कौन सी, मंगोल नगरी। कौन सी बताता है जी, मंगोल नगरी बसाता है जी। कहां पे, दिल्ली के अंदर। किसके लिए, इन 4000 मुसलमानों के लिए। और आज वर्तमान की अगर बात करें तो इस मंगोल नगरी को हम किस नाम से जानते हैं जी, मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं जी? मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। किसको? इस मंगोल नगरी को, जिस स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन बहुत बार रिपोर्ट होता है कि मंगोल नगरी की स्थापना करने वाला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। मंगोल नगरी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। कहां पे स्थित है? दिल्ली के अंदर ये स्थित है। अब जो ये नए नए मुसलमान बने हैं, नया नया इस्लाम धर्म इन्होंने स्वीकार किया है, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी। हमें किन नाम से जानते हैं? तो बात करें, हम इनको जानते हैं नौ मुसलमान। किस नाम से जानते हैं? नौ मुसलमान। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नए मुसलमान। और इन्हीं को हम कहते हैं जी नौ मुसलमान। किस नाम से जानते हैं इनको? नौ मुसलमान, नए मुसलमान और नौ मुसलमान। इनके लिए एक नगरी बनाई गई, कौन सी? मंगोल नगरी। वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। कितने मंगोलों को कैद किया? 4000 मंगोलों को कैद किया। उसके बाद क्या करवाया? इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया और फिर इनकी शादी करवाता है और फिर इनका रहने का स्थान कौन सा? मंगोल नगरी की स्थापना करता है दिल्ली में। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अब उसके बाद फिर बात करें हम, इसके कुछ और अभियान चलेंगे इसके साम्राज्य में। एक बार फटाफट से इनको नोट कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक अभियान चलता है 1296 का अभियान। कहां पे चलता है? 1296 का एक अभियान चलता है। और ये अभियान चलता है कहां पे जी? ये अभियान चलता है देवगिरी पर। देवगिरी कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है जी दक्षिण भारत के अंदर। तो दक्षिण भारत का अभियान चलता है और यहाँ के शासक कौन है? यहाँ के शासक है जी रामचंद्र। कौन है यहाँ के शासक? यहाँ के शासक है रामचंद्र। तो रामचंद्र पर एक अभियान चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? क्वेश्चन मार्क ये लगता है। तो ये चलाया जाता है जी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये अभियान चलाया जाता है। किसके शासनकाल में यह अभियान चलता है? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये अभियान चलता है। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ये अभियान को लीड करता है और यहां पे रामचंद्र को क्या करता है? पराजित करता है। और संधि के आवाज में यहां से क्या करता है? बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करके लेके आता है? धन दौलत लेके आता है। किससे संधि करता है? ये संधि करता है जी रामचंद्र से। कौन से अभियान पे? देवगिरी अभियान पे। देवगिरी का शासक कौन? रामचंद्र। कहां पे पड़ती है देवगिरी? दक्षिण भारत में पड़ती है। और इसी देवगिरी का आगे चलकर क्या होगा? नाम चेंज होगा और नाम क्या होगा? दौलताबाद होगा। और यही दौलताबाद आगे चलकर क्या बनेगी? दिल्ली की राजधानी बनेगी। दिल्ली की जगह अब राजधानी क्या होगी दिल्ली सल्तनत की? वो होगी दौलताबाद। और दौलताबाद राजधानी कौन बनाता है? अगर इसकी बात करें तो ये बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक बनाता है जी।
क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था जी जुन्ना खान। और दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ये देवगिरी का नाम चेंज करता है दौलताबाद। देवगिरी कहां पे पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वर्तमान में देवगिरी कहां पे पड़ती है? महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ती है, जो किसका हिस्सा है? दक्षिण भारत का ये हिस्सा है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे अटैक कर दिया, रामचंद्र से संधि की और धन दौलत यहां से लूट के लेके आता है। उसके बाद जैसे ही इस बात का पता चलता है किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। किसको पता चला? जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है। तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से जवाब मांगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो अलाउद्दीन खिलजी इसको समझाता है, इसको सारे जवाब देता है और इसको बोलता है जलालुद्दीन खिलजी को कि महाराज की चाचा जी आप क्या करो, आप आ जाओ कड़ामुड़ी पर। कहां पे बुलाता है? कड़ा के अंदर जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसे कहता है कि जो मैं देवगिरी से धन दौलत लेके आया हूं वो सारा का सारा आप अपने साथ क्या ले जाओ? दिल्ली ले जाओ। कहां पे बैठा बैठा अलाउद्दीन खिलजी बुला रहे हैं? कड़ामणिकपुर के अंदर जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है कि सारा धन आप ले जाना। लेकिन यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी को बहुत समझाया जाता है गुप्तचरों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, सेनापतियों के द्वारा कि महाराज आप अकेले वहां पे ना जाओ। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी सोचता है कि ये मेरा भतीजा है और साथ में मेरा क्या है? दामाद है। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, इससे मुझे कोई खतरा नहीं होगा। मैं तो कहां पे? मैं तो वहां पे जाऊंगा जी, सारा धन दौलत लेके आऊंगा। तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने पहुंच जाता है कड़ामणिकपुर। कड़ामणिकपुर है क्या? इसका मैटर क्या है? अगर देखें तो यहाँ का सूबेदार है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने इसको नियुक्त किया था कड़ामणिकपुर का क्या? सूबेदार। और वहीं से यह अभियान चलाता है देवगिरी पर। तो नियुक्त हुआ है तो कड़ामुड़ी पर मिलने पहुंच जाता है जलालुद्दीन खिलजी। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। बड़ा खुश है अपने भतीजे से मिलकर। लेकिन जैसे ही वहां पे अलाउद्दीन खिलजी के साथ गले से मिलता है और गले मिलकर जैसे ही पीछे हटता है तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर, अख्तियारुद्दीन के कहने पर जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। कौन है? अख्तियारुद्दीन है जो इसके कहने पर, इसके इशारे पर, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर अख्तियारुद्दीन क्या कर देता है? हत्या कर देता है जी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी। कब करता है ये हत्या? करता है जी 1296 के अंदर। कब की? 1296 के अंदर हत्या कर दी जाती है। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। और यहां पे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? जलालुद्दीन खिलजी की सिर को उठाता है और पहुंच जाता है कहां पे? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में आते ही क्या करवाता है जलालुद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक करवाता है जी। क्या करवाता है? अपना राज्याभिषेक करवाता है। और अब बनेगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी शासक कब बनता है? 1296 में। और कब तक रहेगा? 1316 तक क्या करता है? ये शासन चलाता है। तो अब हम शुरू करेंगे किसको? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जो क्लास को देख रहा फटाफट से इसको शेयर भी कर दीजिए।
अब शासक कौन बनता है? शासक बनेगा जी अलाउद्दीन खिलजी। कब शासक बनता है ये शासक बनता है जी 1296 के अंदर, और कब तक रहेगा? 1316 तक। शासक कैसे बनता है? अपने चाचा जी की हत्या करवा के शासक बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? अली गुरसास। क्या है भाई? अली गुरसास क्या है? बचपन का नाम है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी था कौन? जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा। अलाउद्दीन खिलजी के भतीजा था कौन? जलालुद्दीन, ओ सॉरी, जो अलाउद्दीन खिलजी था जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा था। पहले बात करें हम, जलालुद्दीन खिलजी के भाई का पुत्र था, लेकिन बाद में जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री के साथ अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है, इसलिए क्या बन जाता है? उसका दामाद बन जाता है। गद्दी पे कैसे बैठता है? अपने ससुर जी की हत्या करके, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके क्या करता है? गद्दी पे बैठता है। अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे उनमें क्वेश्चन आया हुआ था, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने ससुर जी की हत्या करके गद्दी को हथियाया था? तो वो कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना और शासक बनते ही अलाउद्दीन खिलजी में अहंकार आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि अब मैं ही हूं सब कुछ, मैं ही हूं सब कुछ। और साथ में अब ये अपने आप को क्या कर देता है? एक उपाधि दे डालता है। उपाधि कौन सी है? सिकंदर ए आजम। कौन सी? सिकंदर ए आजम की। और अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि मैं अब क्या करूंगा? विश्व विजेता अभियान पे चलूंगा जी। किस पे चलने की कोशिश की? विश्व विजेता अभियान पर, जिसपे कभी कौन चला था? सिकंदर चला था। और वही वादियां जिसने डाल ली, सिकंदर ए आजम अपने आप को दूसरा सिकंदर इसने कहा, और इसने विचार किया कि मैं क्या करूंगा? विश्व विजेता अभियान पर चलूंगा और पूरे विश्व पे क्या करूंगा? अपनी एक रूपरेखा तैयार करूंगा, विश्व को क्या करूंगा? अपने अधीन मैं चलाऊंगा। लेकिन यहां पे बात करें, एक व्यक्ति है दिल्ली का कोतवाल जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली का कोतवाल जिसे कहा जाता है। नाम क्या है इसका? फटाफट से बता दीजिए। अल्लाह उल मुल्क। क्या नाम है जी? अल्लाह उल मुल्क है दिल्ली का कोतवाल। ये सिकंदर को, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी को समझाता है कि भाई इन बातों में कुछ नहीं रखा, तू विश्व विजेता अभियान को त्याग दे। एक बार पहले तुम ध्यान दे ले, कहां पे? भारत पे। कि पहले तू कहां पे अधिकार कर? भारत पे अधिकार कर, उसके बाद तू विचार करना कि विश्व विजेता अभियान पे जाना है या नहीं जाना। इस दिल्ली के कोतवाल अल्लाह उल मुल्क की ये बात समझ आ जाती है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी को ये बात जब समझ में आई तो अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता अभियान को त्याग देता है और अब विचार कर लेता है कि पहले मैं अधिकार किस पे करूंगा? भारत पे करूंगा, संपूर्ण भारत को मेरे अधिकार क्षेत्र में लेके आऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। लेकिन यहीं पर बात करें, जो सिकंदर ए आजम है, इसकी जगह आपको बहुत सारे टीचर बताएंगे सिकंदर ए सानी की उपाधि देता है। क्या बताएंगे? सिकंदर ए सानी की उपाधि। लेकिन बात करें हम सिकंदर ए सानी की उपाधि, सिकंदर ए सानी की उपाधि से कौन देता है? ये देता है मलिक काफूर। कौन देता है जी? मलिक काफूर देते हैं। और ये कब देता है? जब तेलंगाना पर, वारंगल पर जब ये अभियान चला रहा था, वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर से डरकर उसको कोहिनूर हीरा भेंट करता है। और वो कोहिनूर हीरा जाके मलिक काफूर किसको सौंपता है? अलाउद्दीन खिलजी को सौंपता है, और साथ में उसको उपाधि देता है सिकंदर ए सानी। तो इसको कहता है सिकंदर ए आजम नहीं, सिकंदर ए सानी।
तो मुझे उम्मीद है आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, सिकंदर ए आजम और सिकंदर ए सानी का। तो दो उपाधि इसको मिली थी, एक सिकंदर ए आजम और एक सिकंदर ए सानी। और जब इसने विश्व विजेता अभियान को छोड़ दिया है तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले अपनी नजर गड़ाएगा कहां पर, भारत पर, भारतों के अभियान की तरफ क्या करेगा, अपना ध्यान आकर्षित करेगा। उसके लिए इसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए बहुत सारा, भरपूर मात्रा में इसके पास धन दौलत होनी चाहिए, और अच्छी क्या होनी चाहिए, इसके पास सेना होनी चाहिए। तभी क्या कर सकता है, ये भारत पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो अब ये कुछ वर्क करेगा जनता के लिए और सेना के लिए। अब हम बात करते हैं इसने क्या किया। सबसे पहले इसने किसके लिए काम किया, सेना के लिए काम किया। जिस सेना मजबूत होगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो सेना के लिए इसने क्या किया, नगद वेतन स्टार्ट किया। अब इसने क्या किया, सेना को नगद वेतन स्टार्ट कर दिया। नगद वेतन अब ये सेना को देगा, सैलरी देगा हर महीने। इससे पहले क्या हुआ था, इक्ता प्रथा शुरू की गई थी जी। सेना को क्या किया गया, वेतन के बदले क्या दी जाने लगी, भूमि दी जाने लगी जी। ये भूमि देना किसने स्टार्ट किया था, ये किया था जी इल्तुतमिश ने। तो क्वेश्चन बनता है कि इक्ता प्रथा किसने शुरू की, इल्तुतमिश ने की। सेना को नगद वेतन देना किसने स्टार्ट किया जी, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, इनको नोट करके लिख लीजिए। सेना के लिए स्पेशल विभाग किसने बनाया जी, बलबन ने बनाया। सेना के लिए एक स्पेशल विभाग बनाया किसने, बलबन ने। कौन सा, नाम क्या है, दीवान ए अर्ज। कौन सा विभाग है, दीवान ए अर्ज है। दीवान ए अर्ज सेना के लिए स्पेशल विभाग बनाया बलबन के लिए, बलबन ने। और सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने की थी। सेना के लिए तीन प्रमुख काम थे। अब दूसरा इसने क्या किया, दाग प्रथा जी। क्या किया इसने, दाग प्रथा और हुलिया प्रथा। इसने घोड़ों को दागना स्टार्ट कर दिया और सैनिकों की एक स्पेशल वेशभूषा तैयार करवाई इसने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोई भी राजा जब युद्ध करने के लिए जाता है तो उनके पास जो सैनिक होते हैं वो हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। सेम उनके पास सैनिक होते हैं और सेम उनके पास क्या होते हैं, घोड़े होते हैं। जैसे युद्ध होता है तो हजारों की लाखों की सेना होती है, तो पता नहीं चल पाता कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागना स्टार्ट कर दिया। एक दाग लगेगा घोड़ों पर, और एक रखता है क्या, हुलिया प्रथा। किसके लिए, सैनिकों के लिए एक वेशभूषा तैयार की कि ताकि हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये कार्य इसने किए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये निर्माण करता है किसका, साइने मंडी का। अगर बात करें हम, बलबन के बाद जितने भी शासक आते हैं सारे के सारे अयोग्य शासक रहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी भी इतना योग्य साबित नहीं हुआ। तो यहां पे हम बात करें, जो साम्राज्य था दिल्ली का, इसके अंदर क्या थी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। महंगाई से प्रॉब्लम किसकी, वहां की जनता को भी हो रही थी, वहां के सैनिकों को भी समस्या हो रही थी। अब सबको प्रॉब्लम यहाँ पे हो ही जा रही थी। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, साइने मंडी का निर्माण करता है। यहाँ पे हर प्रोडक्ट का क्या होगा, रेट फिक्स होगा जी। क्या होगा, हर प्रोडक्ट का रेट फिक्स किया जाएगा किसके अंदर, साइने मंडी के अंदर। यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, बहुत सारे नए टैक्स लगाए और बहुत सारे टैक्सों को हटा दिया। अब ये टैक्स क्या है, आय के आधार पर लेने स्टार्ट कर दिया इसने। आर्थिक आधार पर अब ये टैक्स लेगा, न कि मतलब एक जो पहले चलता है कि इतना टैक्स हमें देना, मान लो किसी को 100 रुपए टैक्स देना है तो देना ही है, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो। लेकिन अब जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, आर्थिक आधार पर टैक्स लेने की जरूरत पड़ी। अब अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए टैक्स दे सकता है तो वो 100 ही लेगा उससे, कोई 50 दे सकता है तो उससे क्या लेगा, 50 लेगा। इसके बाद दूसरा कार्य इसने क्या किया,
दिल्ली के जितने भी अमीर लोग थे, दिल्ली के जितने भी अमीर लोग थे, उनसे सबने क्या किया, इसने उनके पास जो जमीन थी वो छीन ली। उसके बाद जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास भी बहुत सारी जमीन थी, वो छीन ली। सिर्फ उनको इतनी ही जमीन ये देता है जिससे क्या हो जाए, उनका शाम तक के खाने का जुगाड़ हो जाए, उनका अच्छे से काम चल सके, इतनी ही जमीन उनको दी गई ताकि फ्यूचर में कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह न करे। उसके बाद इसी साइने मंडी में इसने क्या किया, इसने कहा कि जो भी दुकानदार क्या करेगा, कम या ज्यादा तोलेगा। अब ज्यादा तो तोल नहीं सरा, कम ही तोल सकते हैं। जितना भी वो कम तोलेगा ना, उतना ही उसके मांस का टुकड़ा काट लिया जाएगा। बड़े कठोर इसने क्या हुआ है, यहाँ पे कानून बनवा दिए ताकि इस साइने मंडी में कोई गड़बड़ ना कर सके। रेट रहेगा फिक्स और सबको क्या मिलेगी, समान चीजें मिलेंगी समान अधिकार के साथ। तो ये काम भी इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी पहल इसकी क्या, नगद वेतन, दाग प्रथा और साइने मंडी था। नगद वेतन से सैनिकों को टेंशन मुक्त हो गए। अब सैनिकों को टेंशन नहीं है कि आपको रात को जाके खेत में पानी भी लगाना है। अब अलाउद्दीन खिलजी उनको जब बोलेगा कि भाई अब युद्ध में चलना है तो सेना तैयार होगी। क्यों? क्योंकि उनको नगद वेतन मिल रहा है, उनको टेंशन नहीं है किसी भी चीज की, किसी परिवार की टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि साई ने मंडी का निर्माण कर दिया है, फिक्स चीज मिलेंगे जी, कोई घाटा वादा नहीं होगा। तो अब सैनिक भी खुश। दास प्रथा, उलिया प्रथा से क्या होता है, अब सैनिकों को पता लगा कि ये हमारा है, वो पराया है, तो अब युद्ध में भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब बड़े जो जमींदार थे, जो अमीर ये व्यक्ति थे, दिल्ली के अमीर थे, उनसे भी जमीनें छीन ली ताकि ये फ्यूचर में कभी भी विद्रोह ना कर सके। तो यहां पर इसने इतने कार्य किए और इतने कार्यों के बाद अब ये व्यक्ति क्या करेगा, अब इसने कर दिया एक यहां पे और प्रदान किया, यहां पे लगा इसने दाम। किसके? घोड़ों के। घोड़ों के दाम इसने कैसे लगाना स्टार्ट कर दिया, इसने कहा भाई जिसके पास भी जितने भी घोड़े हैं वो हमारे पास ले आओ, हम क्या करेंगे, उनकी बोली लगाएंगे, जो हमें अच्छा लगेगा हम क्या कर लेंगे, उसको खरीद लेंगे। तो इसने सेना के लिए घोड़े, हाथी भी बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद लिए। अब इसकी सेना क्या हो गई, मजबूत हो गई। लेकिन इतनी सेना काम करने के लिए इसको जरूरत किसकी है, पैसों की। किसकी जरूरत है जी, पैसों की जरूरत है। अब पैसों की जरूरत है तो अब ये क्या करेगा, ये चलाएगा जी अभियान। कहां पे अभियान चलाता है ये, सबसे पहले अभियान चलाएगा गुजरात पे। तो एक इसका आज हम लास्ट अभियान गुजरात अभियान को कर लेते हैं, उसके बाद हमारा टाइम हो चुका है, तो आज हम इस सेशन को यहीं पे ड्रॉप करें। गुजरात अभियान कब चलता है जी, 1296 के अंदर। किसके द्वारा ये चलाया जाता है जी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्यों चलाया जाता है सबसे पहले यहाँ पे अभियान, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इतने सारे कार्य किए हैं, तो इसको क्या चाहिए जी, इसको चाहिए भरपूर मात्रा में पैसा। और भरपूर मात्रा में पैसा कहाँ पे है, गुजरात में। क्योंकि गुजरात में क्या है, सबसे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए, गुजरात में क्या है, बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं, तो बंदरगाहों से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए पैसा बहुत ज्यादा है। तो इतने सारे कार्य किए हैं, उसके लिए इसको चाहिए पैसा। और ये क्या करेगा, गुजरात पर अटैक करेगा। और गुजरात की अगर शासक की बात करें तो गुजरात का शासक कौन है जी, कर्णदेव। कौन है गुजरात का शासक, गुजरात का शासक है जी कर्णदेव। अब हम बात करेंगे कर्णदेव की। कर्णदेव की एक पत्नी है जी, इसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। एक पुत्री भी है इसकी, इसका नाम भी कहां पे चाहिए, कमेंट बॉक्स में दोनों के नाम चाहिए कि कर्णदेव की पत्नी का नाम क्या था
और पुत्री का नाम क्या था। अब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पे अभियान चलाता है तो करण देव अपनी पुत्री को लेकर भाग जाता है कहां पे, देवगिरी पर। कहां पे भाग जाता है, देवगिरी में चला जाता है। देवगिरी का शासक कौन है, रामचंद्र। वहां पे जाके शरण लेता है, किसको लेके जाता है साथ में, अपनी पुत्री को, और छोड़ जाता है किसको, पत्नी को। अब पत्नी को ये लेके नहीं गया, और पहुंच जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और जाके पूछता है कि भाई तेरो कसम करे। तो पत्नी बड़े प्यार से बोलती कि जो तो भाग गया, मैंने छोड़ के। तो अलाउद्दीन खिलजी उसको कहता है कि वो भाग गया तो तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू चल मेरे साथ दिल्ली। और दिल्ली इसको लेके आता है और इसके साथ क्या कर लेता है, ये शादी कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला ही अभियान, और पहले अभियान में शादी कर ली। अब अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी अभियान चलेंगे वो सारे के सारे किसके पीछे ही चलेंगे, इन औरतों के पीछे ही चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को कहीं पे भी पता चल जाए कि उस राजा की जो रानी है बहुत सुंदर है, तो अलाउद्दीन खिलजी वहीं पे अभियान चला देगा। सारे के सारे अभियान ऐसे ही चलते रहेंगे। और इसी गुजरात अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी को एक व्यक्ति मिलता है, व्यक्ति का नाम क्या है, मलिक काफूर। ये एक दुकान पे वर्क करता है, दुकान पे काम करता है, और व्यापारियों से इस मलिक काफूर को खरीद लिया जाता है। कितने रुपए में, 1000 दिनार में। जी कितने में खरीदा जाता है, 1000 दिनार में। 1000 दिनार में खरीदा जाता है, इसलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, हजारी दिनार कहा जाता है। जी क्या कहा जाता है, हजारी दिनार कहा जाता है। और यही हजारी दिनार आगे चलकर क्या करेगा, दक्षिण भारत के अभियानों को लीड करेगा। जी कौन से अभियानों को लीड करेगा, दक्षिण भारत वाले अभियानों को क्या करेगा, ये लीड करेगा। और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी एक और शादी करेगा। वो किससे करेगा, वो करेगा जी चिमना बेगम से। और चिमना बेगम का एक आशिक है, आशिक का नाम क्या है, मोहम्मद शाह मंगोली। क्या नाम है, मोहम्मद शाह मंगोली। पसंद मोहम्मद शाह मंगोली की थी चिमना बेगम, लेकिन शादी कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी करता है। और एक टाइम ऐसा आएगा, ये मोहम्मद शाह मंगोली चिमना बेगम को लेके भाग जाएगा। शादी हुई अलाउद्दीन खिलजी से पसंद मोहम्मद शाह मंगोली की, और बाद में मोहम्मद शाह मंगोली चिमना बेगम को लेकर भाग जाएगा। और ये कहां पे भागेगा और कहां पे ये जाके छुपेगा, कैसे बचेगा अलाउद्दीन खिलजी से, कैसे ये मारा जाएगा, फिर कैसे चिमना बेगम के लिए अलाउद्दीन खिलजी अभियान चलाएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने इस नेक्स्ट सेशन के अंदर। कल फिर हम इसी टाइम मिलेंगे, इसी टाइम इसी जगह और इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और 2 क्वेश्चन मैंने पूछे पुत्री और पत्नी के बारे में, इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। इन दोनों का कमेंट बॉक्स में, इनको हम आगे कल बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। फटाफट से किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर देना, फटाफट से उसका रिप्लाई मिलेगा। और कल के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि चिमना बेगम और मोहम्मद शाह मंगोली भाग तो गए, किसने इनको शरण दी, और शरण दी तो क्यों दी, और किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी इनको हासिल करता है, और किस प्रकार से इनकी हत्या करेगा। आज का सेशन यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय।